जय श्री कृष्णा। गीता धाम ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। क्लास 7 विषय सामाजिक विज्ञान, भूगोल, हमारा पर्यावरण 2, दिनांक 18/12/2020, अध्याय 2 वायु। कल हमने वायुमंडल की संरचना और मौसम एवं जलवायु के बारे में हमने पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने तापमान के बारे में भी हमने पढ़ा था, जिसके अंतर्गत आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो ये इतनी गर्म हो जाएगी कि वहाँ कुछ फसलें भी नहीं उगेगी, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर तापमान इतना अधिक बढ़ जाएगा तो ये इतनी गर्म हो जाएगी कि वहाँ पर कुछ फसलें भी नहीं उग सकेगी। गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है, क्योंकि दिन के समय में ऐसा फेल्ट से बनी सड़कें, धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय ये ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है और गांवों में सर्दी बहुत ही अधिक मात्रा में पड़ती है और गर्मी भी बहुत ही अधिक मात्रा में पड़ती है। तापमान को नापने के लिए मानक इकाई है डिग्री सेल्सियस। तापमान को नापने तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस होती है। डिग्री सेल्सियस तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस होती है और इसका जो आविष्कार है वो किया था एडर्स सेल्सियस। इसका आविष्कार किया है एडर्स सेल्सियस ने। इसका आविष्कार किया था, जिसको सेल्सियस पैमाने पर जैसे जल को हम 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पैमाने पर जल डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 सेल्सियस पर उबलता है। फिर आता है वायुदाब। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा, वायु हमारे शरीर पर कुछ दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। ये इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं में लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया वायु दाब कहलाता। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार पृथ्वी की सतह पर
वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। और जैसे हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है, समुद्री सतह पर वायु दाब वास्तविक होता है, सर्वाधिक होता है। ऊंचाई पर जाने पर यह घटता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के दाब द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, ये निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप ये भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट स्वस्थ आकाश होता है। क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतः वहां वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट सकती है, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं। उसके बाद भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाला चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। पवन का वेग, वर्षा, ज्वारीय प्रोत्कर्ष से हानियां हुई और 260 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज्यादा समय तक चलती रही। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया, कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनों द्वारा अन्य घरों की छतें भी उड़ गई। विद्युत आपूर्ति, टेलीफोन की लाइनें पूरी तरह से नष्ट हो गई। लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई और उड़ीसा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई और चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगें स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई और तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगें आ गई, जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई। और 26 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाव के कारण ये चक्रवात उत्पन्न हुआ। धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ा, गहन होकर उसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया। 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे उड़ीसा के इरेसामा और बालीकुंडा के बीच के क्षेत्र को प्रभावित किया। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित उड़ीसा की पूरे तट को बर्बाद कर दिया। 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जियां, फलों की खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ। ज्वारीय प्रोत्कर्ष से उत्पन्न हुई
लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भू क्षेत्र अनुपजाऊ हो गए। साल, सागवान, बांस के बगान वाले विशाल भू क्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप, कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल लुप्त हो गए हैं। इतना बड़ा भयानक चक्रवात आया।